हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि यार हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का डिफरेंस। आज की वीडियो में हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड और चौथा है कोवलेंट सॉलिड या फिर इसका एक नाम और है नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड बोलो या नेटवर्क सॉलिड बोलो। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ही हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइन का। ठीक है, अमरफस का जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है हमारी बुक में, तो हम सिर्फ क्रिस्टलाइन के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, दूसरा आयोनिक है, तीसरा मेटालिक है और चौथा कोवलेंट सॉलिड है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है बेटा, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एनसीईआरटी खोल के रखना। दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 3 तरह के सॉलिड होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर वाले, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी 3 टाइप में अलग क्लासिफाई कर दिया। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड से, उसके बाद एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। देखो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिससे बने होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बने? मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल बोलूं या मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूं तो वो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल से मिलकर जो सॉलिड बने वही हमारे कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, उसमें सबसे पहला वाला कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो समझ लेते हैं क्या होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हमें समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला वाला है हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, नाम से क्लियर है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर के। अब पोलर क्या होता है? पोलर का मतलब बेटा जिस पर पोल्स हो, जैसे कि मैग्नेट पे पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। और जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं उन मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम पोलर बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, सुनो। जैसे मैं बात करूं HCl, अब HCl में कहां पोल्स हैं? तो देखो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं अगर नहीं पता तो। अदरवाइज तुम ये चीज 11th में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो Cl होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन को खींचने से इस पर पार्शियली नेगेटिव आ गया और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया। पार्शियली का मतलब है बेटा इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, हल्का सा शिफ्ट किया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं NaCl की, तो NaCl पे जो ये नेगेटिव है और Na पे जो पॉजिटिव है, इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cl कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है और Na पर कंप्लीटली Na दे रहा है। तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, ये कंप्लीटली नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है Na से Cl के पास। पर HCl की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन पर, ये नेगेटिव है क्लोरीन पर ये पार्शियली है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं है, बस शिफ्ट हुआ है, मतलब हल्का सा उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो एक HCl मॉलिक्यूल ये ले लिया मैंने, एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया सपोज HCl का। अच्छा, तो ये देखो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो पता होते हैं ना क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। देखो तो 2 एटम हो गए तो हमारा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है। देखो एक प्लस और एक माइनस, ये भी पोलर नेचर का प्लस और माइनस। और जिस मॉलिक्यूल पर ये 2 पोल होते हैं, एक प्लस और माइनस, इनको बेटा डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल। फिजिक्स में पढ़ोगे
अभी हम फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ेंगे कि डाइपोल, डाइपोल क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस, तो एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, और दोनों डाइपोल जुड़े हैं आपस में, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो कोई पूछेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हमारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के साथ जुड़े होते हैं, तो सीधी सी बात है इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे पहले तो मॉलिक्यूल हमारा पोलर नेचर का होना चाहिए, तभी तो डाइपोल बनेगा, और एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ जुड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सीधा सा बोलता हूं, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब ये जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलो ठीक है, और भी इसका एग्जांपल है, एक तो हो गया HCl, दूसरा है NH3, एक HCl हो गया, एक NH3 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के, HCl, NH3, CO2, SO2, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं। नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। चलो, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गए होंगे कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं सर जिनमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक। ये डाइपोल जो बना है बेटा, इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव हैं। तो मैं ये चीज मैंने बता दी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट हुए हैं, ठीक। तो HCl, NH3, CO2, SO2, अब सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर HCl तो एक एसिड होता है और वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसे NH3 तो एक गैस होती है, ऐसे CO2 भी गैस होती है, SO2 भी गैस होती है, और यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं सॉलिड, तो ये सॉलिड कैसे हो गया? देखो, यूजुअली तो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, या मैं STP की बात करूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वही मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, तो रूम टेम्परेचर पे बेटा CO2, SO2, HCl ये हमें गैसेस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, HCl बोलूं तो लिक्विड फॉर्म में, बाकी हमें ये गैसेस फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाए, और प्रेशर को बहुत हाई कर दिया जाए, तब ये सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूल जितने भी हमारे HCl, NH3, यूजुअली दे आर गैसेस और लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, बट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, देख लेना इंग्लिश थोड़ा बहुत, ठीक है, टेम्परेचर को हम बहुत कम कर दें और प्रेशर को बहुत ज्यादा लगा दें, तो सीधी सी बात है ये सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये सॉलिड जैसे तभी दिखेंगे बेटा जब अगर तुम प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और टेम्परेचर को बहुत कम कर दो। चलो समझ लिया हमने पहला। अच्छा, अभी मैं बात करता हूं, एक चीज और बता देता हूं बेटा इसके बारे में। जो तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, PMS, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनमें एक बात और समझ लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, पहला। दूसरा, ये बेटा इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इनमें जो होता है वो जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होता। आई थिंक तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये सिंपल सी चीज थी और आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज और, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब बढ़ते हम अगली तरफ, जो कि हमारा कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अभी सुनो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो नाम से ही क्लियर है, नॉन पोलर मतलब इन पर पोल्स नहीं होंगे। सुनो, एग्जाम्पल है इसका H2, Cl2, N2, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। अभी मेरी ध्यान से बात सुनना, जैसे मैं बात करूं H2, Cl2, N2, अच्छा, और पोलर मॉलिक्यूलर में क्या एग्जाम्पल था, HCl, SO2,
NH3। अच्छा देखो ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा एटम है, ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि दो अलग, देखो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल भी 2 तरह के होते हैं, जिनमें सेम तरह के एटम होते हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें डिफरेंट तरह के एटम होते हैं वो हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, तभी तो पोल पॉसिबल हुए। अच्छा एक बात बताओ, HCl में एक Cl था और एक कौन था H, Cl नेगेटिव है, इसी वजह से तो उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब देखो एक बात बताओ, जैसे एक H है और दूसरा भी H है, मैं नॉन पोलर की बात करूं, ये भी H ये भी H, अब बताओ कौन किससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? दोनों की स्ट्रेंथ बराबर, दोनों की ताकत बराबर। मेरी बात समझ आ रही है? HCl में क्या हो रहा था, हो सकता है कि Cl ज्यादा ताकतवर है और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो ही नहीं सकते। इसी वजह से यहाँ पर कोई पोल्स नहीं होते हैं। या मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है बेटा एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स। मतलब बेटा यहाँ पर कोई पोल वाला चक्कर नहीं है कि डायपोल बनेगा, क्योंकि डायपोल बन ही नहीं सकता। डायपोल बनने के लिए एक तरफ माइनस होना चाहिए, एक तरफ प्लस होना चाहिए, और डायपोल्स तभी क्रिएट हो सकते हैं बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ये मैं कैसे वर्ड बोल रहा हूँ, बिल्कुल जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें समझ आ रहा होगा। देखो जिनने नहीं पढ़ा वो लोग सुनो, नेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब है एक के पास इतनी ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से खींच ले। जैसे Cl ज्यादा नेगेटिव है तो Cl इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बचपन से पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला पॉजिटिव। समझ में आई बात? आई थिंक अब तुम्हें आ गई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डायपोल बनता है, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन के। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, जैसे कि एक सिंपल सी बात पूछूंगा मैं तुमसे, जैसे हम 2 चीजें खरीद के लाए सेम कंपनी की, सब कुछ सेम, जैसे 2 फोन लाए हम यार, मान लो दोनों फोन एक ही कंपनी के हैं, एक ही मॉडल नंबर है, अब क्या डिफरेंस होगा उनमें? समझ रहे हो मेरी बात? डिफरेंस कब होगा? जब दोनों अलग अलग हो। तो सीधी बात है, ये देखो ये अलग है ये अलग है, तभी तो वहां पोल बने, यहाँ पोल क्यों नहीं बने? ये बहुत बेकार एग्जांपल था, पर आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा कि हाइड्रोजन में पोल्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं जा सकता। अच्छा जब बेटा पोल बने नहीं, ना माइनस आया ना प्लस आया, तो फिर ये जुड़ कैसे गए? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इस पर देखो क्या होगा कि इसका एटम ये पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही इस चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा। बात यह कि पोल नहीं है तो जुड़ कैसे गए ना? देखो जुड़ते तो हैं, तभी तो बोल रहा हूं वीक तरह से जुड़ते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस यहां से क्या होगा, इसके जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे हल्के से डिस्पर्स हो गए होंगे, थोड़े से इधर शिफ्ट हो गए होंगे, और इसका जो प्लस वाला हिस्सा होगा वो हल्का सा इधर शिफ्ट हो गया होगा। मतलब एक डायपोल इंड्यूस तो हुआ होगा, लेकिन टेम्पररी, बहुत टेम्पररी डायपोल इंड्यूस होगा। मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल पास आ गए होंगे। क्यों पास आ गए? क्योंकि डायपोल इंड्यूस तो हुआ पर टेम्पररी डायपोल इंड्यूस हुआ, इसी वजह से मॉलिक्यूल बस हल्का सा पास आ जाते हैं, कोई उनमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, और इसी को हम लोग कहते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स। अब तुम दिमाग से सोच के बताओ, अगर ये वीक फोर्स से जुड़े हैं तो बताओ ये सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे? तो सीधी सी बात है, ये तो पोलर से भी सॉफ्ट होंगे, ये तो पोलर से भी, पोलर वाले हार्ड थे, थोड़े से हार्ड थे वो भी सॉफ्ट, पर इससे थोड़े से हार्ड। याद रखना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते सॉफ्ट हैं, लेकिन नॉन पोलर ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है। अच्छा पहली चीज हो गई कि ये भी तुम्हारे सॉफ्ट थे, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट है। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी, ये भी बेटा इंसुलेटर होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं, इनमें भी कोई करंट वरेंट फ्लो नहीं होता है, और इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, इससे भी ज्यादा लो होती है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर भी अच्छे से जुड़ा था, और जो चीज अच्छे से जुड़ी होगी उसका तो मेल्टिंग पॉइंट फिर भी होगा, ये तो बिल्कुल बेकार जुड़ा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होता है, मैं बोल सकता हूं वेरी लो। पोलर वाले का भी लो है, पर नॉन पोलर का तो बिल्कुल ही लो है। अच्छा तो फिर ये सॉलिड कैसे है? मैंने तुम्हें बताया कि ये सॉलिड तभी एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन का भी सुना है सॉलिड होती है, बचपन से पढ़ते आए, हाइड्रोजन तो गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो ये सॉलिड कैसे है?
सॉलिड ये एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, अगर बेटा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम कर दें और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दें, बस एक वही कंडीशन है। आई थिंक नॉन पोलर वाले भी तुम्हें क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे की तरफ, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया भी है। सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस, बर्फ। बर्फ जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अच्छा सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ H2O, H2O, ठीक, ये एक H2O का मॉलिक्यूल, ये दूसरा एक H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और एक बॉन्डिंग बना रहा होगा और इस बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जिन बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं पता तो आई थिंक उन्हें समझ में नहीं आया होगा। सुनो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करे, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तीन ही है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तीन ही है जिन्हें तुमने ट्रिक से टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा क्लास ने, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा, या बोलूं मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है ये, सबसे ज्यादा नेगेटिव। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये तीनों। इन तीनों में से कोई भी अगर हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो बहुत अच्छे फोर्स से जुड़ेगा और इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। व्हेन देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हमारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन तुम्हें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब भी हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड बनाएगा उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। अच्छा, मैं इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, सबसे कम नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो मुझे एक बात बताओ, HO, HF, HN, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहां होगी हाइड्रोजन की? तो सारे बच्चे बोलेंगे HF में, क्योंकि HF सबसे ज्यादा नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद HO में होगी, तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी कौन से में? HF में। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसी वजह से जो बर्फ होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी क्या, काफी हार्ड होती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की तो वो काफी लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है, ये भी सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे मैं बोलूं मेटल की तरह अगर हार्ड है आइस तो वो नहीं बोल सकते, ये भी सॉफ्ट हार्ड है, लेकिन इन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा है। पर बाकी सॉलिड से मैं बात करूं तो थोड़ा कम है, ठीक। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये भी इंसुलेटर है। आधे बच्चे और बोल रहे हैं पानी में तो सर करंट फ्लो होता है, पानी में होता है पर आइस में नहीं होता, क्योंकि आइस में मॉलिक्यूल फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, अच्छे से बॉन्डिंग में जुड़े होते हैं, इसी वजह से ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, तो एक तो इंसुलेटर है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। सीधी सी बात है ना, बर्फ को हाथ पे रखो पिघल जाती है यार, सोच कितना मेल्टिंग पॉइंट है, खुद दिमाग से सोच ले, बर्फ को हाथ पे रख के पिघल रही है तो मेल्टिंग पॉइंट तू समझ रहा है ना कैसा है, काफी लो। ये भी क्या है, इंसुलेटर। एक खास बात बताना चाहूंगा सबके बारे में, ये सब के सब तीनों के तीनों वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल समझते हो? वॉलेटाइल का मतलब होता है बेटा जिनकी भाप बन जाए, जिनका वेपर बन जाए, जो लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले जाएं, वो सारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल। चलो ठीक है, हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या मैं बोलूं हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। पहला था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इधर, पोलर मॉलिक्यूलर में फोर्स जल्दी बता दो बेटा कौन सा होता है। सब बच्चे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स से ये जुड़े होते हैं सर। नॉन पोलर बेटा किससे जुड़े होते हैं? तो नॉन पोलर जुड़े होते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स, या इसका दूसरा नाम होता है लंडन फोर्स। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होता है? तो सीधे सारे बच्चे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड में
मॉलिक्यूल से मिलके ये सॉलिड बने होते हैं। पोलर में मॉलिक्यूल पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर में उन पर पोल्स नहीं होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन हमारा बॉन्डिंग करता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो जो सॉलिड बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनकी जो प्रॉपर्टी बताई है बेटा उनको मत भूल जाना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वैसे एक सीधी सी बात है बेटा, देखो नॉर्मली याद रख लो, सबका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, एक जनरल आइडिया, तीनों के तीनों इंसुलेटर है, सबका मेल्टिंग पॉइंट लो है और सबके सब इंसुलेटर है। ये जनरल आइडिया, किसका ज्यादा किसका कम अच्छे से कर लेना, दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमने पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अगला सॉलिड की तरफ जिसका नाम है आयोनिक सॉलिड। नाम से क्लियर है, नाम से ही क्लियर है बेटा। आयोनिक सॉलिड वो जो आयन से मिलके बने, किससे मिलके बने, आयंस। आयंस क्या होते हैं, सब बच्चों को पता होंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए एटम तो बनता है कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले एटम तो बनता है एनायन। सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है वहीं से आयन क्रिएट होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आयनिक सॉलिड किससे बने, एनायन, वो सॉरी आयन से, और आयन कितने होते हैं, दो, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे Na पॉजिटिव। एनायन क्या होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एग्जांपल Cl, और भी एग्जांपल है, कैटायन, एनायन, KCl, NaCl, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं किसके, आयनिक सॉलिड के। अच्छा, कोई पूछे व्हाट इज आयनिक सॉलिड, तो बोलना सर आयनिक सॉलिड वो होते हैं जो आयन से मिलके बने। किससे मिलके बने हैं, आयन से मिलके बने, और आयन से मिलके बनने वाले सॉलिड को हम आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अच्छा सुनो, तो आयन दो तरह के बताए मैंने, एक कैटायन बताया और एक एनायन बताया। अच्छा, ये जुड़े कैसे, फिर सुनो, जैसे मैं बात करूं, ये हमारा कैटायन है और ये हमारा एनायन है, तो कैटायन पे चार्ज कंप्लीटली पॉजिटिव। अब आएगा, देखो वहां क्या था, पोलर में वहां भी प्लस माइनस था, जैसे मैं बात कर रहा था HCl की, यहां भी प्लस था यहां भी माइनस, तो बच्चों सर वहां पार्शियल था और यहां कंप्लीट पॉजिटिव है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन वहां पॉजिटिव बन तो रहा है पर वो पॉजिटिव पूरी तरह नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं गया है। ये पॉजिटिव कंप्लीटली पॉजिटिव है सर, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट पॉजिटिव आता है और यहां कंप्लीट नेगेटिव हो गया। आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये कैटायन और ये एनायन, ये प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस एक फोर्स से जुड़े होते हैं, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये दो चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, दोनों के चार्ज स्टेशनरी हैं, और स्टेशनरी चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको कूलम ने बताया था, और नाम है इसका कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, फिर से सुन लो, आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलम्बिक फोर्स, या इसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब रुके हुए, ये रुके हुए चार्जेस हैं, ये प्लस और माइनस, ये रुके हुए चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इनको सबसे पहले कूलम ने पता किया था, इसी वजह से कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। जिन बच्चों को कूलम फोर्स के बारे में नहीं पता है वो मेरा फिजिक्स का वीडियो देख लो, वहां तुम्हें कूलम्बिक फोर्स का अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कूलम्बिक फोर्स, और जिनने ऑलरेडी देख लिया है उनको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड वो होते हैं जो आयन से मिलके बनते हैं, उनको हम आयोनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक, तो आयोनिक सॉलिड में कौन सा फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, आगे सुनो, अगर मैं इनके आगे बात करूं तो थोड़ी प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं। तो आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ये होते हैं इंसुलेटर। क्या होते हैं, इंसुलेटर। जैसे मैं बात करूं नमक की, तो बेटा जो नमक होता है कॉमन सॉल्ट है NaCl, NaCl आयोनिक सॉलिड है, और तुम्हें पता है नमक में कभी करंट फ्लो नहीं होता, ऐसा होता है क्या, हाँ नमक में कभी करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन कब तक, जब तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, या मैं बोलूं जब तक उसमें पानी नहीं होगा वो ड्राई होगा, और ड्राई होगा तो सॉलिड स्टेट में जब तक रहेगा। सीधी सी बात है, अगर नमक, जब तक नमक बोलूं या मैं आयनिक सॉलिड बोलूं, जब तक आयनिक सॉलिड
सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब तक वो इंसुलेटर रहते हैं, या मैं बोलूं बेड कंडक्टर होते हैं, उनमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आयनिक सॉलिड एक्वस स्टेट में आए, एक्वस स्टेट में बोलूं या फिर मैं दूसरा बोल दूं कि इन्हें पिघला दिया, या मोल्टन स्टेट में आ गए, गर्म करके पिघला दिया। वो थोड़ा डिफिकल्ट है कि नमक को या कोई भी आयनिक सॉलिड को तुम हीट करोगे, पिघलाना डिफिकल्ट है, पानी मिला दो वो आसान है। जैसे ही एक्वस स्टेट में आए या मोल्टन स्टेट में आए, जिस स्टेट में भी आए, दे बिहेव एज अ कंडक्टर। ठीक है, समझ में आई थिंक आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, उनमें कभी करंट फ्लो नहीं होता जब तक वो सॉलिड स्टेट में होंगे। लेकिन जैसे ही तुमने उनमें पानी मिला दिया, उसमें करंट फ्लो होने लगता है और दे बिहेव एज अ कंडक्टर। ऐसा तुमने देखा होगा। जो देखो पुराने टाइम पे क्या करते थे लोग यार, इतना गांव में अभी भी करते हैं ऐसा, क्या होता है वहां पर, क्या होता है यार कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रॉपर यार अर्थ वायर वगैरह वहां नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ही वायर जाता है गांव तक, तो वहां फेस वायर होता है सिर्फ, तो लाइट जो होती है बेटा काफी डिम आती है। तो उस चक्कर में पुराने टाइम पर लोग ज्यादातर क्या करते थे, जो प्रॉपर एक लोहे का प्रॉपर एक सरिया टाइप लेते थे और उसे लगा देते थे जमीन में, और उसमें क्या करते थे, नमक डालते थे और ऊपर से पानी। तो नमक जैसे ही पानी में डालते थे तो लाइट बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि नमक पानी में मिल गया तो नमक किस स्टेट में पहुंचा, एक्वस स्टेट में, और एक्वस स्टेट में पहुंचा तो नमक क्या बन जाएगा, कंडक्टर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक्वस स्टेट में आयनिक सॉलिड में करंट क्यों फ्लो हो रहा है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं हो रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है बेटा, सॉलिड स्टेट में जो ये प्लस और माइनस है, या बोलूं जो चार्ज हैं वो अच्छे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, या बोलूं बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो फ्री नहीं है। मैं बोलूं जो आयंस हैं वो बेटा फ्री नहीं है, और जब आयंस फ्री नहीं होंगे या मैं बोलूं चार्ज फ्री नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं पानी मिलाता हूं या जैसे ही मैं गर्म करता हूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और इसके वजह से आयन फ्री हो जाते हैं, आयन हमारे फ्री हो जाते हैं। पहले हमारे आयन फ्री नहीं थे। कब फ्री नहीं थे? जब सॉलिड स्टेट में था। तो क्वेश्चन भी आता है कि सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर थे, पर थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है मेरा एक सेकंड। ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर थे लेकिन एक्वस स्टेट में कंडक्टर हो गए। क्यों हो गए? देखो, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयन फ्री नहीं थे। सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, सॉलिड स्टेट में इनके आयन फ्री नहीं थे, एक्वस स्टेट में इनके आयन फ्री हो गए। या मैं बोलूं इन सॉलिड स्टेट दे बिहेव एज अ insulator, but in aqueous state they behave like a conductor, because in aqueous state the ions will be dissociate, या मैं बोलूं जो आयन होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयन के डिसोसिएशन से, डिसोसिएशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, टूट जाते हैं, प्लस अलग हो जाता है, माइनस अलग हो जाता है, या मैं बोलूं फ्री हो जाते हैं। और बेटा फ्री होंगे तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो करंट बनेगी। यही हमने पढ़ा है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ आयंस। अगर आयंस मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगी। तो सारे बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड कंडक्टर एक्वस स्टेट में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक्वस स्टेट में आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, मैं बोलूं फ्री हो जाते हैं, इस वजह से बिहेव एज अ कंडक्टर। एक बात और बता दूं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटिल। थोड़े हार्ड होते हैं एंड ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल का मतलब अगर इनको तुम किसी भी पर्टिकुलर हैमर से, क्यों यार, किसी भी चीज से अगर इनको तुम फोर्स लगाओगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटिलनेस बोलते हैं, या मैं बोलूं ब्रिटिल होते हैं ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। अच्छा, कंडक्टर वाली बात मैंने तुम्हें बताई दी। हाँ, इनका एक चीज और बता देता हूं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। तो क्यों हाई होगा? सीधी सी बात है यार, मेल्टिंग पॉइंट उसी का हाई होता है जो अच्छे से जुड़ा हो, और ये कैसे जुड़े थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। 3 बातें याद रखनी है आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स से जुड़े होते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। कब? एक्वस स्टेट में। और इनमें करंट फ्लो एक्वस स्टेट में नहीं होता है, और इनमें करंट फ्लो कब होता है?
इनमें करंट फ्लो, सॉरी क्या बोलिए, इनमें करंट फ्लो एक्वस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि एक्वस स्टेट में आयंस फ्री हो जाते हैं पर सॉलिड स्टेट में फ्री नहीं होते हैं। दूसरी चीज, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है आयनिक सॉलिड में। अब बढ़ते हैं हम अगले सॉलिड की तरफ, जिसका नाम है मेटेलिक सॉलिड, जिसका नाम है मेटेलिक सॉलिड। नाम से ही क्लियर है, मेटेलिक सॉलिड किससे बने हमारे, मेटल एटम से। किससे, मेटल एटम। एग्जांपल, आयरन। आयरन क्या है हमारा, मेटल। आयरन क्या है हमारा, एक आयरन हमारा मेटल है और मेटेलिक सॉलिड हमारे मेटल एटम से मिलकर बने। अच्छा, एग्जांपल से समझ लेना। अच्छा, मेटेलिक सॉलिड में मेटल जो जुड़े होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है जिसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, क्लास 11th में पढ़ी थी हमने मेटेलिक बॉन्डिंग। सर 11th तो पढ़ के ही नहीं आए, पता नहीं कैसे चली गई 11th, हमें खुद नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम 11th पढ़ के नहीं आए हो, लेकिन प्रॉपर यहां पर फोकस कर लेना। देखो, मेटेलिक सॉलिड वो होते हैं जो मेटल एटम से मिलकर बने। अब मेटल क्या है, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल है। ठीक है, जो मेटल एटम से बने वो मेटेलिक सॉलिड, और मेटेलिक सॉलिड में कौन सी बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। इसी को डिस्कस करेंगे। अगर ये समझ लिया तो बस मेटेलिक सॉलिड पूरा समझ में तुम्हें आ गया, ऐसा समझ लो। देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात करूं आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 26। ठीक है, 26 पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 26 ही पॉजिटिव होंगे, 26 ही नेगेटिव होंगे। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, 26 एटॉमिक नंबर है आयरन का, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3d6। जिन बच्चों ने पढ़ी होगी ये प्रिंसिपल, हमने पढ़ा होगा अफवाह प्रिंसिपल, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस टाइप से। तो आयरन की होती है 4s2 3d6, लास्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में देखो, वैसे तो इनर जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो लास्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली तुमने आयरन देखा होगा कि रहता है 2 पॉजिटिव फेरस और 3 पॉजिटिव फेरिक। लेकिन सुनो, मेटेलिक बॉन्डिंग में ये लास्ट के 2 ऑर्बिट नहीं, लास्ट के 2 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तो लेते ही ये पार्टिसिपेट, बल्कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ये भी हिस्सा लेते हैं पार्टिसिपेशन में। मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो तुम्हारा आयरन है वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे आयरन का जो मेटल होगा उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। चलो मैं क्लियरली कर देता हूं। जैसे एक आयरन था, इसने क्या किया, कितने इलेक्ट्रॉन अपने इसके चारों तरफ होंगे, 8, क्योंकि बाकी सारे इनर सेल्स में होंगे, और इनर सेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये आउटर सेल वाले, एक तो एस वाले और 3D वाले। 3D के 6 और 4s के 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर 8 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाते हैं तो इस पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। बिल्कुल, तो आयरन पे चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं कर्नल। क्या कहते हैं इसको, कर्नल। ध्यान से सुन लो। तो एक आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 8, 2 4 6 और 2 8। अब एक आयरन के मेटल में ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही एटम हो, हजारों करोड़ों लाखों पता नहीं कितने आयरन के एटम होंगे। तो सोचो, ये तो एक आयरन का एटम के चारों तरफ 8 है, तो दूसरा आयरन होगा उसके भी चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 2 4 6 और 2 8। ऐसे ही तीसरा होगा, इसके भी चारों तरफ कितने होंगे, 8। तो इस टाइप से देख लेना, 9 हो गए हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 4 6 8, ऐसे ही बहुत सारे आयरन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए होंगे बेटा क्योंकि तुम सोच रहे थे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो करते ही हैं। यही खास बात है कि मेटेलिक बॉन्डिंग में 3D भी हिस्सा लेता है, 3D ऑर्बिटल जो होती है वो भी हिस्सा लेती है। मैं सीधा से तुम्हें बता दूं, मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, आयरन के चारों तरफ, एक आयरन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8, क्योंकि इसके 3D वाले 6 और S वाले 2, तो एक ने कितने रिलीज किए, 8, दूसरे आयरन ने 8, तीसरे ने 8, चौथे ने 8, ऐसे कि सोचो कितने आयरन होंगे, सब ने 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। तो बेटा पूरा समुद्र हो गया होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा लग रहा होगा कि पूरे में इलेक्ट्रॉन का समुद्र भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन। तो और वो भी कैसे,
सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोलूं तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलूं या सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोलूं। सुनो, तो मेटेलिक बॉन्डिंग किसमें होती है, ध्यान से सुन लेना। जो ये आयरन था या जो तुम्हारा ये मेटल एटम था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और इसके 3D इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि इस मेटल के चारों तरफ एक समुद्र है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, या मैं बोलूं चलते हुए इलेक्ट्रॉन का। उनके बीच में तुम्हारा आयरन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो डूबा हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज को कर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्नल कहा जाता है। फिर से सुन लो, इन केस मेटेलिक सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड किससे बना है, मेटल एटम से, और मेटल एटम के चारों तरफ एक समुद्र होता है चलते फिरते इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक मेटल एटम अपने s ऑर्बिटल और साथ में d ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र हो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन के समुद्र होने की वजह से पूरा समुद्र रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और उसमें बीच बीच में कौन है, आयरन पॉजिटिव। आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर इमर्स्ड है। इमर्स का मतलब है डूबा हुआ है। अच्छा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आयरन के ऊपर, ये इस 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ। ये मत सोचना सिर्फ अपने 8, अपने भी 8, बगल वाले के भी 8, इस वाले के भी 8, इस वाले के भी 8। ऐसा ही तुम्हारा हर आयरन एटम सारे इलेक्ट्रॉन्स की तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और एक बॉन्डिंग बनी होगी जिसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज मेटेलिक बॉन्डिंग, तो सारे बच्चे बोलेंगे इट इज द बॉन्डिंग बिटवीन कर्नल एंड द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। समुद्र, पूरे इलेक्ट्रॉन का समुद्र जो है वो, जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, चाहे वो आयरन पे आया हो, दूसरा मेटल लेंगे तो किसी और पे आएगा। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज इसको मैं कर्नल बोल रहा हूं, ये कर्नल क्या होता है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्डिंग बना रहा होता है, और इसको हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और ये मेटेलिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। खुद दिमाग से सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन अपने 8 से जुड़ा है, साइड वाले के 8 से भी जुड़ा होगा, इसके भी 8 से जुड़ा होगा, तो सोचो यार 8 इलेक्ट्रॉन से फोर्स लग रहा है, बगल वाले 8 से भी लग रहा है, ऐसे हजारों इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये इसके जितना इसके ऊपर लग रहा होगा उतना ही इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव सिर्फ इससे नहीं, इससे भी, इससे भी, इससे भी सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। समझ रहे हो? इस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन बेटा याद रखना किस किस में, पॉजिटिव चार्ज कर्नल और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा समुद्र होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज जो कि कर्नल है वो हर एक इलेक्ट्रॉन से फोर्स लग रहा होता है। इसी वजह से मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा हाई होता है। अब मैं बात करूं मेटेलिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। तो याद रख लेना, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका काफी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा, दूसरी चीज मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये तो बचपन से पढ़ते आए कि मेटल को हम हैमर से अगर बीट करेंगे तो वो शीट में बदल जाएगा। सबने देखा होगा जो मिठाई होती है उसके ऊपर सिल्वर की वो चढ़ी होती है, देखना जो मिठाई, अबे खाने वाली मिठाई, उसके ऊपर देखना यार सिल्वर की वो चढ़ी होती है पूरी परत सी। सोचो सिल्वर को इतना पतला बना दिया, इसको कहते हैं मैलिएबल। ऐसे ही मेटल के हम खींच सकते हैं और वायर बना सकते हैं, और इसको कहते हैं हम डक्टाइल। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये मैलिएबल डक्टाइल होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट एज वेल एज सॉलिड स्टेट। ऐसा मत सोचना कि लोहे में करंट अगर सॉलिड होगा तो लोहे में तो बेटा चाहे वो पिघला दो तो भी करंट फ्लो होगा, चाहे पानी में डाल दो तो भी करंट फ्लो होगा, चाहे नॉर्मल रखो तो भी करंट फ्लो होगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना यार, एक खास बात बताऊंगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और तुम सोचो कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें करंट फ्लो अच्छा हो जाए, जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज होती है। किसमें? आयनिक सॉलिड में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आयनिक सॉलिड पिघलेगा,
और अभी मैंने पढ़ाया कि आयनिक सॉलिड अगर पिघलेगा तो आयन फ्री होंगे और करंट बढ़ेगी। लेकिन बेटा मेटेलिक सॉलिड में ऐसा नहीं है। मेटेलिक सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र था, टेम्परेचर बढ़ने से वो आपस में टकराएंगे और आपस में टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चलेंगे और आपस में टकराने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। रेसिस्टेंस समझते हो? बाधा, समझ रहे हो ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट डिक्रीज होता है मेटेलिक सॉलिड में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र था ना, वो इलेक्ट्रॉन इतना टकराएंगे आपस में, चल ही नहीं पाएंगे और चलेंगे तो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएंगे। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट फ्लो नहीं होता बल्कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट कम ही हो जाता है। इसी वजह से तुम्हें पता है बेटा गर्मियों में क्या होता है कि जो वायर होते हैं वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तुम देख लेना सर्दियों में लाइट बहुत कम जाती है और गर्मियों में लाइट बहुत जल्दी काट देते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि रीजन यही है बेटा, गर्मियों में लाइट इसलिए काट देते हैं क्योंकि हीट बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत होता है, उससे बेटा वायरिंग पे लोड पड़ती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं उनमें कोलिजन बढ़ता है और कोलिजन बढ़ने से क्या होता है? कोलिजन बढ़ने से हीट डेवलप होती है और वो वायर जल सकता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है और करंट डिक्रीज होती है, पर आयनिक सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट इंक्रीज होता है। चलो ठीक है, तो याद रखना मेटेलिक सॉलिड में कौन होता है? एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल जो डूबा होता है समुद्र इलेक्ट्रॉन के, और वो जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है वो पॉजिटिव कर्नल चार्ज से हर तरफ से फोर्स लग रहा होता है। वो जो पॉजिटिव चार्ज था ना कर्नल, उस पर सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लास्ट वाले सॉलिड की, जिसका नाम है कोवलेंट सॉलिड, और इसी के साथ इस टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। देखो कोवलेंट सॉलिड किससे बना है? एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, पहले बनता कैसे? कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ एटम से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। और शेयरिंग सबसे अच्छी कौन करता है? सबको पता है, कार्बन। तो कार्बन जो होते हैं वो मेनली क्या बनाता है? कोवलेंट सॉलिड। याद रखना जरूरी नहीं है, कार्बन और भी हमारे एलिमेंट हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी वजह, क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है 10th में, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन एक साथ 4 लोगों से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलो ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड में जो बॉन्डिंग होती है मेटल्स के बीच में, या सॉरी नॉन मेटल्स के बीच में, या किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बीच में, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। मेनली हम नॉन मेटल ही लेंगे क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड में जो तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं या जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर एटम होता है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और वो जो सॉलिड होते हैं उनको हम कोवलेंट सॉलिड को बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डायमंड। अच्छा, तो डायमंड हमारा एक कोवलेंट सॉलिड है। पहले मैं तुम्हें बता दूं कोवलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड था? कोवलेंट बॉन्ड था। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, अच्छा, और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, ये देखो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है कि कोवलेंट बॉन्ड तुम्हारा कितना, देखो इतना तो क्लियर है कि कोवलेंट बॉन्ड बना किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बना, उसी को हम लोग, उससे जो सॉलिड बना वो कोवलेंट सॉलिड हुआ। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तुम्हें पता है कि एक कार्बन कितने के साथ शेयर करता है? या एक एलिमेंट, तुम्हें पता है कार्बन की बात कर रहा हूं तो वो 4 से शेयर कर रहा है। सोचो, इसने 4 से किया, अगले वाले 4 ने किया, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी वजह से कोवलेंट सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी गेंड मॉलिक्यूल्स, मैं बोलूंगा गेंड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। मतलब कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें। कोवलेंट सॉलिड, या मैं बोलूं कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और इलेक्ट्रॉन 4 शेयरिंग कर लेता है। एक साथ एक कार्बन 4 से कर रहा है तो हजारों कार्बन पता नहीं कितनी शेयरिंग कर रहे होंगे, तो उससे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उनको हम गेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। चलो ठीक है, तो हमने अभी एक ही चीज समझी है कि कोवलेंट सॉलिड में हमारा एटम
कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अच्छा, एग्जांपल में डायमंड की बात कर रहा हूं, तो डायमंड जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स का इस टाइप से रहता है, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर कुछ रहता है इसका, टेट्राहेड्रल टेप ऐसा कुछ रहता है। तो एक कार्बन 4 से शेयर करता है, तो देखो 1 2 3 4, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो sp3, ठीक है। अच्छा, इसका जो पर्टिकुलर सही से बना देता हूं, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड एंगल रहता है पर्टिकुलर वो कुछ हमारा रहता है 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, डायमंड में। और डायमंड काफी ज्यादा तुम्हें पता है स्ट्रांग होता है, डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड यार बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, और डायमंड में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो वहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड वहां पर भी बना, देखो डायमंड में भी, चलो एक काम करता हूं मैं साइड से बना देता हूं उसको, तो दोनों को कंपेयर करेंगे फिर मजा आने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इधर, इस टाइप से ऐसा, ठीक है, 109 डिग्री ऐसा, और टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। अच्छा चलो, डायमंड इधर मैं बात कर लेता हूं ग्रेफाइट की। अब बेटा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका कुछ ऐसा, 1 2 3 4 ऐसा स्ट्रक्चर कुछ रहता है इसका। एक शीट ये बना दी, एक शीट इसकी नीचे बना देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसके देखो कितने से बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, अब चौथा बॉन्ड बनाएगा नीचे वाली शीट से, ऐसे ही एक, देखो ये कितने से बना रहा है, 1 2, एक ऊपर होगा 3, चौथा बॉन्ड बनाएगा नीचे वाले से, ये भी 3 से बना रहा होगा, 1 2, देखो 1 2, एक पीछे होगा 3, और चौथा वाला इसके साथ। मतलब क्या हो रहा है कि ये एक बार में 3 बॉन्ड बना रहा है अपने खुद के साथ, नीचे वाले के साथ चौथा बना रहा है, लेकिन वो जो बन रहा है वो बहुत वीक बन रहा है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलूं मैं कितनी है, sp2, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे थे, 1 2 3, 4 बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो रहा था बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, शेप टेट्राहेड्रल था, एक भी इसका फ्री नहीं है, आउटर मोस्ट देखो 4 होते हैं और चारों के चारों फ्री नहीं है। अगर फ्री नहीं है तो इसमें एक भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से डायमंड हमारा क्या होता है, इंसुलेटर, डायमंड इंसुलेटर होता है। अच्छा, ग्रेफाइट में क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड खाली है, इसी वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। यहां मैं बोलूं जो चौथा बॉन्ड बना वो अपनी वाली शीट से नहीं बना, नीचे वाली शीट से जो चौथा बॉन्ड बनाया है। अब सोचो एक इतना दूर, दूरी इतनी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है वो इतना ज्यादा फोर्स रहता नहीं है, और ये ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मैं खास बात बताना चाहूंगा, कोवलेंट सॉलिड बेटा, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमंड में भी हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में भी हो रही है। पर डायमंड बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि डायमंड में क्या हुआ, डायमंड में एक जो तुम्हारा जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, और यहां पर शीट लाइक एक ये रीजन है, उससे क्या हो रहा है कि ये एक साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये इंसुलेटर हो गया। ये 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा वाला बहुत वीक बना रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये कंडक्टर हो गया। लेकिन ये सॉफ्ट क्यों है और ये हार्ड क्यों है, ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। देखो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डायरेक्शनल का बॉन्ड मतलब है, जैसे मैं बात करूं कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, अगर सही से ओवरलैपिंग नहीं हुई, मैं बोलूं साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो डायमंड में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं, ये सब 11th के कंसेप्ट हैं। देखो ऑर्बिटल्स की बस इतना समझ लो कि डायमंड में हार्ड इसलिए है क्योंकि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड टू हेड हो रही है, या फिर जो
ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से हो रही है कि इसी वजह से ये थोड़ा हार्ड है, और यहाँ पर ओवरलैपिंग उतना सही, मतलब ऑर्बिटल से अच्छे से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर ऑर्बिटल उतना अच्छे से नहीं जुड़ रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। आई थिंक तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा ये कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं। तो कोवलेंट सॉलिड बेटा बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं अगर मैं ग्रेफाइट को छोड़ दूं, क्योंकि ग्रेफाइट एक्सेप्शनल है और वहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ना होने की वजह से, या मैं बोलूं कि जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं वो अच्छे से नहीं जुड़ रहा है, वही एक एक्सेप्शनल है सिर्फ ग्रेफाइट। अदरवाइज जितने भी कोवलेंट सॉलिड होते हैं वो सब के सब बहुत हार्ड होते हैं, सब के सब बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेटा इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर तुम इनको गर्म करोगे तो ये पिघलेंगे नहीं, उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ के देखना। अगर तुम इनको हीट करोगे, तुम हीट करते गए तुम सोच रहे थे इन्हें पिघला दोगे, बेटा ये पिघलने से पहले खत्म, पिघलने से पहले डिकम्पोज। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ही हाई है। किसी ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की होगी तो उसने गर्म किया होगा, तो उसने जब गर्म किया तो देखा बेटा होते गए और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये डिकम्पोज हो गए पर पिघले नहीं। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कोवलेंट सॉलिड बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। पढ़ना एनसीईआरटी में लिखा है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है इनमें जो ऑर्बिटल्स जुड़े हैं, इनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं वो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जुड़ते हैं मेनली और सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर से सुनो, इनमें जो ऑर्बिटल्स जुड़ते हैं उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट है या कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो बेटा समझ आया है, अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है।